everyone. Welcome back to my YouTube channel once again. In this video, we will discuss about chromosomal theory of inheritance. Friends, before going to discuss this theory, first we have to discuss about the drawbacks of the Mendel's law. हमने मेंडल्स के तीनों लॉ पढ़ लिए हैं। उसमें हमने देखा है कि इन्होंने अपने तीनों लॉ को एक जो जिस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की थी क्या कि देयर इज समथिंग पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज अ फॉर्म ऑफ स्टेबल फैक्टर और डिस्क्रीट यूनिट। बट वो बता नहीं पाए कि वो चीज़ क्या है, कोई उसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए किसी भी तरीके से। वो अपना एक ही कुड नॉट शो एनी आइडेंटिटी टू द प्रूफ कि यस ये वो चीज़ है जो पास हो रही है। तो ये एक तरीके से उनके पूरे एक्सपेरिमेंट पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जो चीज़ दिख नहीं रही है वो होती नहीं है। तो इस सारे पहले उनके ड्रॉबैक्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल्स के लॉ को कंसिडरेशन में लेते हुए एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पोस्टुलेट हुआ और उसको फिर रिलेट कर दिया गया मेंडल्स के लॉ से। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, लेट्स गो टू डिस्कस दोज ड्रॉबैक्स। तो पहला ड्रॉबैक क्या था, इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मेंडल ने अपने वर्क को कई साल तक किया था। ही हैड स्टार्टेड हिज वर्क इन द ईयर 1845 until 1865 में जाके इन्होंने इसको पूरे वर्क को पब्लिश किया था। तो काफी लंबे सालों तक उन्होंने, ऑलमोस्ट 20 सालों तक उन्होंने अपने वर्क को किया। उसके बाद जब उसको पब्लिश किया, लेकिन इसको अप्रूवल नहीं मिला, इट वाज रिजेक्टेड, इसको ट्रैश में फेंक दिया गया उनके रिसर्च पेपर्स को। एंड रिकॉग्निशन नहीं मिला 1900 तक, जब तक कि हमारे एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था, तब तक मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो इट वाज रियली वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक क्या था वो ये था कि कम्युनिकेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हुआ करता था, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो इसलिए साइंटिफिक लॉबी को सेटिस्फाई कर का पाना ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। सेकेंड, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स। उन्होंने जो जीन्स या फैक्टर्स का जो एक कंसेप्ट लेके आया तो जो स्टेबल है मतलब ये किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है और ब्लेंड नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट जो कि आपके ट्रेड्स को यानी कि कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेंडल के अगर जीन्स या फैक्टर्स को हम मान के चलें तो हमने यहाँ पे, हमको ये भी पता है कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो उन पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हमारे जीन्स मौजूद होंगे। वो जीन्स के 2 डिफरेंट एलील्स मौजूद होंगे। मान लीजिए एक एलील ये है, एक एलील ये है, इनके ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। और अगर हम यही मान के चलें तो लेट्स सपोज मान ये आपका एक इंडिविजुअल है, तो डेफिनेटली ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक पेरेंट से आया होगा। लेट्स सपोज फादर पेरेंट है, ये आपका दूसरे से आया होगा, ये आपकी मदर पेरेंट है। ठीक है, तो जब ये आया है इसका मतलब कि ये फादर पेरेंट या मदर पेरेंट में भी ये एज इट इज रहे होंगे और ये किसी भी तरीके से किसी भी जनरेशन में मिक्स नहीं होंगे, ब्लेंडिंग नहीं होगी। और अगर ब्लेंडिंग नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ठीक एज इट इज अपीयर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन नेचर में नहीं होना चाहिए मेंडल के लॉ को अगर हम फॉलो करें, लेकिन वेरिएशन तो नेचर में हमेशा से दिखता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना कि ब्लेंडिंग जो नहीं हो रही है, ब्लेंडिंग होती है और वो ब्लेंडिंग ही एक तरीके से हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन का फाउंडेशन बनाती है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग को सपोर्ट ना करना मेंडल की बहुत बड़ी कमी थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज किया अपनी बायोलॉजी में, यानी कि बायोलॉजी में उन्होंने जो पूरा एक लार्ज सैम्पलिंग डेटा तैयार किया, वो डेटा का पूरा रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, उस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स को चुना। ही वॉज एक्चुअली मैथमेटिशियंस, लेकिन अपने मैथमेटिक्स को उन्होंने एक पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा तैयार करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया। लेकिन उस समय अगेन वही बात आ गई, साइंटिफिक लॉ भी इतनी एडवांस नहीं थी। हम एक ब्रांच के अंदर दूसरी मेन ब्रांच को कोरिलेट ही नहीं कर सकते थे, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा, इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया अपने फैक्टर या जीन्स के लिए, जो शब्द इन्होंने अपने लॉज में यूज किए थे।
तो दिस वाज आल्सो अ वेरी बैड लक। तो फिर क्या हुआ, ये पूरे 4 मेजर रीजंस बने, इस 4 रीजंस की वजह से मेंडल को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला कि उनके वर्क को पब्लिश किया जा सके। लेकिन इन द ईयर 1900 सेंचुरी में, आपके 20th सेंचुरी में, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंश एंड एरिक वॉक शेनमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करके रीडिस्कवर किया मेंडल्स के वर्क को। और इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स जैसी कोई चीज जो सेल के अंदर पाई जाती है, और ये जो होती है ये ही मूव करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और इसलिए इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को रिलेट कर दिया मेंडल्स के जेनेटिक मूवमेंट, मतलब जेनेटिक तो नहीं कहेंगे, सॉरी, जीन मूवमेंट से या फैक्टर मूवमेंट से, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोपी वॉज इन्वेंटेड। आपकी माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हो चुका था, आपके क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग की प्रोसेस होने लगी थी। तो एक्सपेरिमेंट जो थे आपके वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे। और क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्योंकि क्रोमोसोम्स को स्टेन करके हम उनके पूरे के पूरे बिहेवियर को स्टडी करते थे ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस ही आपका जर्म सेल्स के अंदर होती है। तो एक सेल से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करना है तो उसके लिए हमें मियोसिस की ही स्टडी करनी पड़ेगी। पूरे क्रोमोसोम्स की मूवमेंट, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को मियोसिस में देखा गया, और उससे पूरा एक कंक्लूजन निकल के आया कि क्रोमोसोम ही वो चीज होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, either taking the character as it is from the parental generation to the next generation, और इट शोज ब्लेंडिंग, इट शोज, मेंडल्स ने कहा था नहीं होती है, पर ये होती है। ठीक है, मेंडल्स के लॉ जरूर फॉलो होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन नेचर। तो मेंडल्स के लॉ के बियॉन्ड भी नेचर अलग तरीके से काम करती है। तो अब ये आपको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स की जो थ्योरी दी गई थी कि क्रोमोसोम, आपके तीनों साइंटिस्ट ने बताया था कि क्रोमोसोम का मूवमेंट ही आपके जीन्स के मूवमेंट को डिफाइन करता है। तो उसके लिए अलग तरीके से वर्क किया गया था, जिसको हम वर्ल्टर सटन और थियोडोर बवेरी के एक्सपेरिमेंट से स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या बताने की कोशिश की थी कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है वो आपका मेंडल्स के जीन बिहेवियर के साथ या मेंडल्स के फैक्टर बिहेवियर के साथ रिलेट करता है। फैक्टर कह सकते हैं और डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, तो इन्होंने वॉल्टर सटन जो थे, इन्होंने अपना वर्क किया था ग्रास होपर के ऊपर, एंड थियोडोर बोवेरी जो थे, इन्होंने अपना वर्क किया था सी अर्चिन के ऊपर। And they made the same conclusion even though they were in the separate country, but they made the same conclusion। और ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो था वो सेम था। एंड जैसा कि मेंडल्स के लॉ में जीन्स के बिहेवियर को बताया गया है, सेम टू सेम बिहेवियर शो हो रहे थे। उन्होंने क्या समझाया कि अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से ये चीज समझाने की कोशिश की कि क्रोमोसोम्स जो थे वो आपके पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो क्रोमोसोम्स और मेंडल्स जो थे उन्होंने भी ये चीज बताई थी कि जीन्स भी पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तब तक ये तो पता नहीं था कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन ये पता हमें चल गया कि यस, क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन पेयर्स। तो इनके 2 एलील्स किसी भी जीन के, अब देखिए जीन जो क्रोमोसोम का पार्ट है तो उसके 2 एलील होंगे, बिकॉज अगर क्रोमोसोम के पेयर है तो एलील के, जीन के भी पेयर होंगे, और इनकी लोकस भी सेम होगी। ठीक है, तो जीन के 2 डिफरेंट एलील हो गए। मान लीजिए जब सपोज एक कैरेक्टर का जीन है तो उसके 2 डिफरेंट एलील, एक एलील का एक जीनोटाइप ये हो गया, दूसरे का, सॉरी, फिर ये एक्सप्रेशन, दूसरे का एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस साइट्स, यानी साइट्स भी सेम होंगी आपकी, सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होमोलोगस होंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्रोमोसोम्स होमोलोगस है? मान लीजिए कि ये एक सेल है, इस सेल में आपके क्रोमोसोम इस तरीके से पड़े हुए हैं, डिस्टर्ब्ड कंडीशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, दे वुड बी इन पेयर, मतलब ये इवन नंबर में होंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब भी हमारा ये सेल, जब भी हमारा डिवीजन में एंटर करेगी
तो क्या होगा, सबसे पहली प्रोसेस ही होगी हमारी कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कंडेंस होना शुरू होंगे, एंड कंडेंसेशन में आपके जो क्रोमोसोम्स वो होमोलोगस होंगे, यानी कि जिनका बिहेवियर सेम होगा इन टर्म्स ऑफ जीन एंड इनके ऊपर जो जेनेटिक लोकेशंस सब कुछ सेम होगा, वो आपस में आके पेयर कर लेंगे। पेयरिंग तो भाई हमेशा कंपैटिबल थिंग्स के बीच में ही होती है, कंपैटिबल लोगों की, तो जो दो क्रोमोसोम आपस में कंपैटिबल होंगे वो आके पेयर कर लेंगे, इस तरीके से आपके सारे क्रोमोसोम पेयर्ड हो जाएंगे। तो इनकी जाहिर सी बात है कि जीन्स की जो लोकेशन होगी वो भी आपकी सेम हो जाएगी, जीन्स के मौजूद एलील लोकेशन भी सेम हो जाएगी, तो यही बात यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सटन एंड बवेरी ने क्या बताया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दे कैरीड, यानी कि पेयरिंग एंड सेपरेशन, यानी कि पहले आपके जो क्रोमोसोम, हमने आपको ये समझाया कि यहाँ पेयर हो रहे हैं, ठीक है, पेयर होने के बाद अब मियोसिस के बाद ये आपके अलग अलग जर्म सेल्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स जाएंगे, तो पहले पेयर हुआ फिर सेपरेशन हुआ, और फिर वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, तो ये जो फैक्टर्स थे, यानी कि ये जो आपका पेयर में ये जो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, ये फैक्टर आपके जब अलग अलग जर्म सेल में जाएंगे तो ये भी सेग्रीगेट कर जाएंगे। तो ये मेंडल ने भी यही चीज समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, सचिन ने यूनाइट कर दिया इसी नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने भी यही समझाया था कि जो जीन्स थे, जो फैक्टर्स थे, वो अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं, लाइक इनके थर्ड लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो ये आप पूरे इस डायग्राम में देखिए अंडरस्टूड कर सकते हैं आप, यहाँ पूरा क्लियर कट डायग्राम ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पूरी हर एक चीजें सही तरीके से समझाई गई हैं कि आपके जो क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है, हर बार अगर अलग अलग साइड्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है, लेकिन जब भी वो जर्म सेल में जाएंगे सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपके अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके जीन्स, ठीक इसी तरीके से मेंडल ने भी कहा था कि जो फैक्टर है, जो जीन है, वो अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है, तो यहाँ आपको इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको पूरी तरीके से लिंक कर दिया। नेक्स्ट, अब क्या है कि ये आपका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसको टीएच मॉर्गन ने दिया था, ये मॉर्गन जो थे ये हमारे फेमस एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी क्रांति लाई थी अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। तो टीएच मॉर्गन एक्चुअली में सेम टाइम पे अलग वर्क कर रहे थे, एक अलग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के साथ वर्क कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था जैसा मेंडल का वर्क था। अगर हम कह सकते हैं कि मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को लेके वर्क किया है, तो मेंडल टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेके सेम वर्क किया है, बट मॉर्गन के टाइम पे सारी फिजिकल प्रूफ हमें मिले थे, इसलिए हम उनके वर्क को ज़्यादा रिवैलिडेट करते हैं, ज़्यादा हम उनको वो तवज्जो देते हैं, और मेंडल के वर्क को रिलेट करके हम फिर उसको एक पूरी थ्योरी बनाते हैं। लेकिन अंत में लास्ट में मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, क्योंकि उनका वर्क उन्होंने इनिशिएट किया था। मॉर्गन ने अपने वर्क को किया 1866 से लेके 1845 तक, जिसमें इन्हें नोबेल प्राइज मिला किस लिए, ताकि इनका जो वर्क था ये लिंकेज पे था, क्रॉसिंग ओवर पे था, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पे था, जिसको हम ये तीनों टॉपिक हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप ये जानिए कि इन तीनों वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मॉर्गन ने किया क्या, मॉर्गन ने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था वो लिया था ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई भी है। आप इसे कहाँ देखते हैं, जो आपके डिटेरियोरेटेड फ्रूट्स होते हैं या स्वीट्स की शॉप पे देखिए, वहाँ आपको छोटी छोटी उड़ती हुई जो मक्खियाँ नजर आती हैं, उनको हम ड्रोसोफिला ही कहते हैं, और वो बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजीली अवेलेबल है। ये भी सब बहुत बड़े रीजन बने थे वाई मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला। तो सम रीजंस आर हियर दैट
इजिली अवेलेबल राइप मैंगो या बनाना के ऊपर ये आपका बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं, जहाँ ये वेर इट फीड्स ऑन यीस्ट प्रेजेंट ऑन फ्रूट सरफेस। फ्रूट के सरफेस के ऊपर जो यीस्ट होता है, फंगस होता है, उस पर ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और आराम से दिख भी जाती है हमें। एक जनरेशन जो होती है वो आपकी 2 वीक में आ जाती है, नई जनरेशन। और सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस करती है हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल। जबरदस्त एडवांटेज है। ठीक है। थर्ड, फीमेल्स जो होती हैं वो हमारी इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, बड़ी होती हैं एंड ओविपोजिटर होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि द एनिमल पॉजेस 4। ये आपकी जो ड्रोसोफिला होती है वो उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें आपका जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर आपका जो पॉलिटिन क्रोमोसोम्स होता है लार्वा में, बेसिकली लार्वा में, ये आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को शो करता है, किसी भी टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को। तो ये सारे के सारे जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने taking all these things into consideration, he had just given the same result as Mendel gave in his Pisum sativum. So ये सारा का सारा वर्क फाइनली मेंडल को कंट्रीब्यूट हुआ और उनको फिर लास्ट में नोबेल प्राइज भी मिला था, और ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिस्ट। एंड नाउ मेंडल जो थे एक हिस्ट्री बन गया आज, जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। फिर भी इफ यू फील एनी डाउट, प्लीज डू राइट इन माय कमेंट बॉक्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।